कहानी की शुरुआत होती है और हमें रास्ता ए जन्नत दिखाया जाता है, जहां का द्वारपाल एक 10वें लेवल का स्वर्ग का फरिश्ता होता है, जो अलग ही छोड़ में बैठा होता है साला। उसे कुछ एहसास होता है, जमीज हिलने लगती है, सामने रखी एक मूर्ति उस प्रेशर से टूट जाती है। जब ये स्वर्ग का फरिश्ता सामने देखता है तो पता चलता है कि एक भयंकर तूफान उसी की ओर आ रहा है। वो थोड़ा ध्यान लगाता है तो पता चलता है एक इंसान उसी की ओर तबाही लेते हुए आ रहा है। फिर ये द्वारपाल खद्दा होता है और अपनी पावर एनालिस करते हुए कहता है कि ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। इतने में ही तूफान की तरह आता लड़का उसे उड़ा देता है, उसको मरते हुए उसके ही आगे पहुंच जाता है। वो जैसे तैसे खुद को रोकता है और फिर दूर से वो जगह दिखाई जाती है जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी होती है। वो सांस भरते हैं और वहां के मुखिया को ललकारते हुए कहता है, बाहर निकल मादरचोद, कमजोर मत बन। फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां 4-8वें लेवल के एंजलस को यकीन नहीं हो रहा होता है कि द्वारपाल रामियल पर हमला हुआ है। फिर ये चारों फरिश्ते उस शख्स के पास जाते हैं उसे रोकने के लिए। वो उसे तलवार की नोक पर रखते हुए पूछते हैं कि तुम कौन हो। हमारा हीरो टशन मारते हुए कह देता है, मैं इंसान हूं। फिर एक एंजल उसके पास आकर कहता है, ये जगह इमोर्टल्स के लिए है और यहां जो भी इंसान आया वो मौत के घाट उतार है। फिर वो उस इंसान के ठीक सामने उसे मारने के लिए आ जाता है, पर वो इंसान जंप करता है और एक ताकत का गुद्दा उसके मुंह पर बजा देता है। इससे होता यह है कि वो फरिश्ता उड़ाते हुए एक चट्टान पर जा बजता है। फिर एक फरिश्ता अपने पिट्ठू में से एक तीर निकालता है और उसे उस इंसान पर छोड़ दाज देता है और वहां एक जबरदस्त विस्फोट होता है। उस एंजल को लगता है कि इंसान खत्म हो गया, पर वो धमाके के पहले ही हवा में उड़ी गया होता है। फिर वो एक एंजल को ताकत की लात बजा देता है जिससे वो नीचे जा गिरता है। फिर उसके पास हवा में ही एक पोर्टल बनता है जिसमें से तीसरे एंजल का हाथ बाहर निकलता है जो उस इंसान पर बेरहमी से हमला कर देता है। पर वो इंसान हवा की रफ्तार से उस हमले से बचते हुए उस एंजल के पीछे पहुंच जाता और कश के गुद्दा पेल देता है उसे, पर वो बच जाता है और अपने डंडे में जादू करने लगता है। न जाने क्या क्या मंत्र बोलने लगता है और जोर से चिल्लाता है, मैं तुझे मार डालूंगा। पर इंसान उसका जादू कंप्लीट होने से पहले ठीक उसके ऊपर जाता है और इस बार एक परफेक्ट गुद्दा उसके माथे पर बजा देता है। इससे उसका मास्क भी टूट जाता है और वो रॉकेट बन जाता है। फिर इंसान नीचे उतरता है और रास्ते ए जन्नत पर आगे बढ़ने लगता है और कहता है, मुझे अपने मुखिया से मिलाओ। अंदर जाते ही उसे दिखता है कि पूरी हेवनली आर्मी की नींद उड्ढी पड्ढी है। फिर एक 7वें लेवल का एंजल उसके सामने आकर कहता है, लेवल सबके निकलेंगे, और उसे अपने पांव तले दबाने की कोशिश करता है। उसे पांव से कुचलते ही उसे कुछ महसूस नहीं होता कि किसी को उसने कुचला है, क्योंकि वो इंसान साइड होकर उसके पांव को ही पकड़ डीडीएच लेता है और उसे घिसते हुए आगे लाता है और उसे उछालकर उस हेवनली आर्मी पर फेंक देता है और उनके लेवल निकाल देता है। फिर एक और एंजल की एंट्री है, 5वें लेवल का लॉर्ड ऑफ स्काई, जो कि आते ही कहता है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो इंसान, और कहता है, थोड़ा करीब तो आओ इंसान। वो इंसान अपनी आंखों में अलग ही किस्म की पावर्स को जागृत करता है, जिसे देख एंजल की लूप लूप हो जाती है। फिर वो इंसान एक दहाड़ मारता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। एंजल की पूरी गैंड फट जाती है। उस ये रूप देखकर वो अपनी गर्दन पीछे घुमाता है और देखता है कि इंसान उसके ठीक पीछे खड्डा है। और वास्तव में दोस्तों, यहां वो बहुत बेडेस लग रहा होता है। फिर वो इंसान फिंगरिंग करने वाली उंगली से उसके सिर पर मारता है, जिससे वो बुरी तरह नीचे जा गिरता है और पूछता है, क्या आप हाइब्रिड हैं? पर वो इंसान उसे कोई जवाब नहीं देता। एंजल फिर से कहता है, आप वास्तव में हाइब्रिड कहलाने योग्य हो सरकार। अगर आप आगे जाना चाहते हो तो मुझ पर से चल के ही जाना होगा। इंसान उस पर लात रखकर उसे पिचका देता है, पर उसे जान से नहीं मारता। वो आगे बढ़ने लगता है और उसे पीछे से आवाज आती है, रुको, मुझे बस एक बात पूछनी है, आप स्वर्ग तबाह क्यों कर रहे हो? इंसान उसे जवाब देता है, ये तो शुरुआत है, मैं इसे पूरी तरह चकनाचूर कर दूंगा, मैं एक कण भी नहीं छोड़ दूंगा यहां।
पर क्यों? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम कुत्तों की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। दूसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहां के एक रूम में हमारा मेन कैरेक्टर नींद में बड़बड़ा रहा होता है, किसी स्टिर फ्राइड पोर्क विथ राइस की बात कर रहा होता है। और यहां इस बहनचोद को मैंने खूब गालियां दी जब यह मान हवा पड़ रहा था, क्योंकि इसने आपके साथ मेरा भी फुद्दू काट दिया। फिर यह बताता है कि वह सपना देख रहा था और वह किसी स्वर्गदूत से लड़ाई कर रहा था और कहता है कि अब मुझे गेम खेलना बंद करना पड़ेगा। फिर वह चश्मा पहनता है और वहां पर उसकी उंगली से एक छोटा सा स्पार्क निकलता है। उसे महसूस होता है कि उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही है। तभी उसकी मम्मी दरवाजे पर आ जाती हैं और उसे देखकर समझ जाती हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्हें लगता है कि यह कपड़ों में हक दिया है, पर उन्हें बताते हुए उठाता है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है। फिर उसकी मम्मी उसे कहती है कि जाओ मुंह धो लो, और वह काम पर जा रही है। वह अपने कमरे से बाहर आता है और अपने बाप के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है, गुड मॉर्निंग बोलते हुए। और उसका बाप सन्न हो जाता है क्योंकि उसके शरीर में करंट दौड़ जाता है। उसकी हड्डियां कांप जाती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि क्या हो गया उसके बाप को एकदम से टच करने पर। फिर उसका बापू से नाश्ते के लिए पूछता है, फिर तैयार होकर स्कूल जाने लगता है क्योंकि वह लेट हो रहा होता है। फिर उसकी मम्मी उसे कहती हैं कि आज तुम्हारा बर्थडे है, पता है क्या तुम्हें, शाम को जल्दी आ जाना। वह अपनी मम्मी को हाँ कर देता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। फिर हमें यह दिखाया जाता है कि उसके मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उसके पापा जो उसके लिए नाश्ता बनाते हैं वह हमें दिखाया जाता है। यही कारण था कि वह नाश्ता करके नहीं गया था। वह स्कूल जाते हुए सोच रहा होता है कि आखिर मम्मी पापा को आज क्या हो गया, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे। हाँ, मैंने गेम बहुत खेल ली, पर अब से मैं गेम खेलना छोड़ दूंगा, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूंगा। फिर वह अपनी घड़ी ही देखता है तो पता चलता है कि समय काफी ज्यादा हो चुका है, इसलिए वह गली से शॉर्टकट लेता है। उसे अपना शरीर हल्का महसूस हो रहा होता है और गली में दो लड़के चलते हुए जा रहे थे, जिनमें से एक जोर जोर से बोल रहा था, मुझे एक्स एक्स करना है। तो उसके साथ वाला उसको थप्पड़ मार देता है क्योंकि वह जोर जोर से बोल रहा होता है। इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है कि मैंने क्या गलत कहा, मुझे सिर्फ एक्स एक्स करना है, ये तो प्राकृतिक काम है, अबे तो जोर जोर से तो मत बोल। ऐसे ही वो बेतुकी बातें कर रहे होते हैं और तभी हमारे एमसी वहां पर पहुंचता है। वह तो काफी जल्दी में होता है, इसलिए उन्हें टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है, जिससे उसकी ड्रिंक गिर जाती है और उसे टक्कर का प्रेशर इतना होता है कि वह दीवार में जा घुसता है। उसे समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया। एकदम से कहता है कि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई और यह क्या हो गया। उसके साथ वाला मोटा उसे कहता है, अबे क्या हो गया, ये चुतिया को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर इसे पता चलता है कि यह लहूलुहान हो गया है। फिर वह मोटा हमारे एमसी को उंगली दिखाते हुए कहता है, इधर आ तू, इधर आ मदरचोद, इधर आ। और भाई साहब, इस साइड से क्या गजब का लुक आ रहा होता है इसका, देखो तो इसे, कसम से कमाल लग रहा होता है। मुझे इसका फैशन बहुत पसंद आता है। फिर वह उसे गीता का ज्ञान देते हुए कहता है कि अगर तुमने किसी को ठेस पहुंचाई है तो उससे माफी मांगना तुम्हारा कर्तव्य होता है। तो उसी वक्त एमसी उससे माफी मांग लेता है। देखो तुमने इसकी क्या हालत कर दी, देखो उसे खून आ रहा है। एमसी घबराते हुए कहता है, क्या यह मैंने किया? मेरे जैसा व्यक्ति भला ऐसे व्यक्ति को कैसे गंभीर कर सकता है? मोटा अपने दोस्त को उठाते हुए महसूस करता है कि उसका कंधा जगह से खिसक गया है और फिर एमसी को कहता है कि तुझे उसके पैसे देना पड़ेगा बेटा। उसी वक्त आसमान से एक बिजली गिरती है और वहां एक टकाटक माल गार्डियन एंजल प्रकट होती है जिसका नाम हेनेल है। मोटा लड़का उससे पैसे लेते हुए कहता है कि अगर तू मुझे यहां दिखा तो मैं तुझे मार डालूंगा और इतने से पैसों से कुछ नहीं होने वाला है। सर्जरी में और भी पैसा लगेगा जो हम तेरे माँ बाप से वसूलेंगे। और उसके साथ वाला जिसको चोट लगी हुई होती है वह कहता है कि मत कर भाई के ऐसा, मुझे शर्म आ रही है, वो बस स्कूल का बच्चा है। एमसी कहता है कि मुझे स्कूल पहुंचना है, जल्दी से जल्दी, और यह कहकर वह जाने लगता है। तभी यह मोटा लड़का उसको पीछे से कस के लात मारता है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है और हमारा हीरो दूर जाकर उसी टकाटक माल गार्डियन एंजल पर गिरता है।
वह उसका चेहरा देखता है, उसे वह कमाल की चीज दिखाई देती है। गार्डियन एंजल कहती है कि आपको ढूंढ लिया मैंने सरकार। मोटा लड़का दूर से चिल्लाते हुए कहता है कि अब तू कौन है और यह कैसे कपड़े पहने हैं तूने। यह एंजल एमसी को पकड़ते हुए कहती है कि मैं इसकी गार्डियन एंजल हूं और तुम्हें अब इसको लात मारने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। मोटा लड़का कहता है कि LIC ने यह नई पॉलिसी निकाली है क्या? अब तू हट जा यहां से, मुझे इससे अपना हिसाब क्लियर करना है। गार्डियन एंजल समझ जाती है कि यह दोनों बुरे लोग हैं, इसलिए वह उनको सबक सिखाने के लिए हवा में उड़ती है और उनके पीछे पहुंच जाती है। पहले तो उसे एक लात मारती है, फिर एक घूंसा उसके मुंह पर मारती है, जिससे उसका खून उड़ता हुआ उसके दोस्त पर गिरता है। फिर वह मोटे के दोस्त को भी बाजा देती है। बेचारे पर पहले ही दुख था और ऊपर से और दुख दे देती है, इसीलिए क्योंकि वह अपनी हवस चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था। दोनों को ही दुख की नींद सुलाने के बाद वह MC के पास आती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? वह कहता है, क्या तुम मुझे जानती हो? और इतने में वह कहती है, हाँ, तुम द अल्टीमेट अब्रैक्सस हो, जो लाखों सालों में एक बार प्रकट होते हैं। MC अपना नाम बताने लगता है और वह हीरोइन उसे बीच में रोकते हुए उसे स्कैन करके कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा नाम लीजे एक है और तुम हाई स्कूल 3rd ग्रेड में हो। यह उसने उसकी ड्रेस देखकर बताया था। फिर वह उसकी स्किल्स देखती है जो कि एवरेज होती हैं और पावर लेवल 8% होता है। फिर MC को लगता है कि इस लड़की ने उसके साथ कैनियन गेम खेला होगा और वह इसकी IP ट्रैक करते हुए उसके पीछे यहां तक आ गई। वह उससे पूछता है कि तुम्हारा यूजर नेम क्या है, पर ये एंजल को समझ ही नहीं आता कि किस बारे में बात कर रहा है ये। वो उसे समझाने लगती है कि वो एक एंजल है जो उसको सपोर्ट करने आई है, पर ये समझता ही नहीं। इसकी जगह मैं होता तो पटक के यहीं। और फिर बहुत ज्ञान चोदता है उस एंजल को लड़की समझ के, जो मुझे कुछ खास समझ नहीं आता है तो दोस्तों तो तुम्हें कैसे समझ आएगा। पर लड़की को ऐसा लगता है कि वह हेवनली रियलम की बात कर रहा है और वह खुश हो जाती है कि इसे इतना पता है हेवनली रियलम के बारे में। फिर वह उसे थैंक्स कहकर जाने लगती है। फिर यह एंजल खुद को स्कूल गर्ल में बदल लेती है और पीछे पड़े वो दोनों चिढ़ जाते हैं कि यह एक स्टूडेंट है। फिर वह उसके साथ साथ उसके स्कूल आ जाती है जहां यह एक ट्रांसफर स्टूडेंट बन के आती है। सभी को अपना इंट्रो देती है जिसमें अपना नाम वह पार्क हेना बताती है। अब से हम इसे हेना ही कहेंगे। फिर वह पीछे जाकर ठीक MC के साइड में बैठती है। वह इससे बात करने की कोशिश करती है, पर यह तो ठहरा जाकिर भाई का चेला, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जब यह उसका मुंह देखता है तो पता चलता है कि ये तो वही कॉस्प्ले वाली लड़की है और उससे पूछता है कि मदद करने के बदले में तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? लड़की कहती है कि तुम अल्टीमेट अब्रैक्सस हो, जो कि सदियों में एक बार आता है, और हाँ, तुम्हारे डेस्टिनी तय है कि तुम एक पावरफुल बीन बनोगे, एक हाइब्रिड। और हाइब्रिड नाम सुनकर MC थोड़ा सा चौंक जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि यह हीरोइन बड़ी उतावली होकर एक अतरंगी सा कार्ड MC को दिखाते हुए बताती है कि इसे पाना बहुत मुश्किल है, यह एक लेजेंडरी कार्ड है। MC भी गू जैसी शक्ल बनाता है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि यह उसे वास्तविक जीवन में देख रहा है, क्योंकि ऐसी बकचोदी सिर्फ गेम्स में होती है। फिर MC उससे पूछता है कि तू बहुत जिद्दी है, क्या यह गेम्स खेल खेल कर हुआ है? तो हीरोइन कहती है कि तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी पावर्स अभी अवेक नहीं हुई हैं। मतलब तुम विश्वास नहीं करोगे, पर तुम्हारी बॉडी और पावर्स अभी अवेक हो रही हैं। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। और भाई साहब, यहां पर क्या माल लग रही है ये, देखो तो सही। इसे आए हाय गोलू मोलू सी क्यूट सी, इसके साथ तो गल्लू गल्लू करने का मन हो रहा है मेरा तो। और पूछती है कि कौन सी एबिलिटी है तुम्हारे पास? MC समझ नहीं पाता। फिर इनकी क्लास चेंज होती है और MC एक स्टैच्यू का स्केच बना रहा होता है। तभी हाथ अपने आप काम करने लगते हैं और वह इस बेहतरीन से आर्ट वर्क को अंजाम देता है। देखो, इसका टीचर इसके आर्ट को देखकर दंग ही रह जाता है। फिर समय आता है स्पोर्ट्स का। MC फुटबॉल खेल रहा होता है और वह एक कमाल का गोल करता है, वह भी बास्केटबॉल के गोल में। उसे खुद पर विश्वास नहीं होता कि उसने यह खुद से किया है। फिर क्या था, उसका स्पोर्ट्स कोच उसे डांटता है कि सॉकर बॉल से बास्केटबॉल क्यों खेल रहा है, और वह माफी मांगने लग जाता है।
सच यार, इन टीचर्स को टैलेंट की कदर ही नहीं है। फिर क्लास लगती है सोने की। सब राल टपकाते हुए सो रहे होते हैं, पर एमसी बताता है कि वह बाकी लोगों से अलग है, इसलिए वह पढ़ाई कर रहा होता है। उसका एक टीचर आकर पूछता है कि तुम इतनी मेहनत से क्या कर रहे हो, और उसकी कॉपी उठा लेता है जिसमें अंग्रेजी में फोकस ही फोकस लिखा हुआ था। फिर एमसी कहता है कुछ तो गड़बड़ है दया। उसे महसूस होता है कि कुछ तो समस्या हो रही है आज उसे। फिर यह हीरोइन उसे बताती है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी पावर पूरी तरह से अवेक नहीं हुई है। फिर उसके हाथ में उसकी आंसर शीट आती है जिसमें सारे के सारे आंसर गलत होते हैं। यह पटाखा कहती है भले ही आप हाइब्रिड क्यों ना हो, आपको आपकी नॉलेज खुद ही बढ़ानी होनी होगी। फिर वह उसकी घोड़ी की तरह मुंह बनाकर कहती है अगर एक बार पूरी तरह से पावर्स अनलॉक कर ली ना तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी सरकार। आप एक ही पल में अब्रैक्सस बन सकते हो। फिर ये कहीं ऊपर की ओर जा रहे होते हैं और एमसी पूछता है ये अब्रैक्सस है क्या? तो ये हीरोइन बताती है एक ऐसा प्राणी जो मानव जाति की सीमाओं से परे है, और आप तो हाइब्रिड हो, आप अब्रैक्सस से भी आगे निकल सकते हो और मैं आपकी इसमें मदद करने आई हूं। देखिए क्या कमाल की चीज लग रही है ये। इतना समझाने के बाद भी इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ऊपर से कोई चीज उसके ऊपर आती है जिसे वह डॉज कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि किसी लड़के ने इसके ऊपर कुछ फेंका था, और दोस्तों मुझे इसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही हैं। ये हीरोइन पीछे मुड़ती है और कहती है कौन है ये झोपोप? इस ओबामा बिस्मिल्लाह को समझ ही नहीं आता कि ये क्या कह रही है। जिसे झोपोप का मतलब नहीं पता उसे बता दूं कि झोपोप का मतलब तो मुझे भी नहीं पता। वेट, गूगल करता हूं। ये एक ऐसा जीवन रूप है जिसके पास कोई एबिलिटी नहीं होती, जो सिर्फ मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जिसका यूनिवर्स पर कोई असर नहीं पड़ता। ये बस कचरा होते हैं। तो अब से दोस्तों आप अपने जोपोप दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दो। यह सब सुनकर यह ओबामा बिस्मिल्लाह चिढ़ जाता है। फिर ये हीरोइन कहती है इस झोपोप की हिम्मत कैसे हुई अब्रैक्सस को गुस्सा दिलाने की? तुम इसके मुंह पर 3-4 गुद्दे बजा दो। पर हमारा हीरो कहता है यह ओबामा बिस्मिल्लाह तो बेस्ट है क्लास में। तो हीरोइन कहती है कोई फर्क नहीं पड़ता, मार इसे। फर्क इससे पड़ता है कि तुम इसे एक गुद्दे में मार सकते हो या 2 या 3 में। और इधर ओबामा बिस्मिल्लाह का गुस्सा गालियों के रूप में बाहर निकल रहा होता है, और ये हीरोइन एमसी को मोटिवेशन का हाई डोज दे रही होती है। इतना मोटिवेशन देती है दोस्तों कि मैं यहां बता नहीं सकता, वरना ये चैनल मोटिवेशनल स्पीकर में गिना जाएगा यार, और फिर मुझ पर कैरी मिनाटी जैसे लोग वीडियो बनाएंगे इसलिए। और इसकी मोटिवेशन सुनकर ओबामा बिस्मिल्लाह और भी गालियां देने लग जाता है। अब उसके गुस्से की इंतहा हो चुकी थी, तो वह एमसी को अपने हाथ से दबोचने की कोशिश करता है, पर एमसी उसे डॉज कर लेता है और अपने हाथ से बचाव करने लगता है। पर ओबामा बिस्मिल्लाह को उसका हाथ थोड़ा सा छू जाता है, जिससे वह पीछे वाली दीवार में जा टकराता है। वह खुद को संभालते हुए खड़ा होता है और वहां उसे कंधा देने क्लास का एक लड़का आता है। वह उससे पूछता है ओबामा बिस्मिल्लाह आखिर तू अचानक से क्लास में कैसे आ गया? और हमें वह टूटी दीवार दिखाई जाती है जहां से ओबामा बिस्मिल्लाह दीवार तोड़ते हुए आया है। बाहर एमसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि उसने आखिर क्या कर दिया। अंदर ओबामा बिस्मिल्लाह की हालत खराब हो रखी थी। तभी हमारी हीरोइन हिना आती है वहां, और वह उसे जादू से हील कर देती है। वह हील होते ही पूरी ताकत से एमसी की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। एमसी बस अपना बचाव करने की कोशिश करता है, पर ओबामा बिस्मिल्लाह फिर पीछे दीवार पर जा गिरता है। उसका दोस्त उससे पूछता है क्या तू ठीक है? वह कहता है वो बस रेस्ट कर रहा है। हिना उसे फिर हील कर देती है और यह मादरचोद फिर से उस पर अटैक कर देता है, पर एमसी इस बार गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह इस बार ओबामा बिस्मिल्लाह को बहुत गुस्से में गुद्दा मार देता है। हिना उसे जल्दी से बचाने जाती है। वह उसे पकड़ती है और इंस्टेंट हील करती है, पर इस बार वह सही से हील नहीं होता। चोट उसके दिमाग पर जा लगती है। वह कहता है कि वह एक सुपर सयान बन गया है। फिर हिना एमसी के पास जाती है। वह देखती है कि एमसी के पास पहले से ही रेड आई है। एमसी का पूरा शरीर फट रहा होता है। तभी वहां पर ओबामा बिस्मिल्लाह का दोस्त भागा भागा आता है। वह पूछता है क्या ओबामा बिस्मिल्लाह जिंदा है? तभी हिना उस पर सब कुछ भूलने का जादू कर देती है और कहती है गुड आइडिया, ब्यूटीफुल आइडिया, जिससे ये दोनों ही चूतिए अपना अस्तित्व तक भूल जाते हैं। ओबामा बिस्मिल्लाह कहता है
हमारा जन्म मां चुदाने को हुआ है। और उसका दोस्त भी इस बात से सहमत होता है। फिर हिना अपने जादू से टूटी दीवार को ठीक करने लगती है। एमसी अपने चूतिया कैरेक्टर में वापस आते हुए पूछता है, क्या हुआ, आखिर दीवार क्यों टूटी हुई है? हिना दीवार को ठीक करके तुरंत एमसी के पास जाती है और उसे कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जैग फोर्स ऑफ ईविल तुम्हारे लिए आएगा। अब क्योंकि तुमने वाइब्रेशन ऑफ ईविल को पहले ही जागृत कर लिया है और उसे महसूस हो गया होगा कि किसी हाइब्रिड ने अवेकनिंग की है। फिर हमें एक सुनसान वीरान गली दिखाई जाती है जहां जमीन फटते हुए एक अमेजिंग पर्सनैलिटी आ रही होती है, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि किसी ने ईविल्स की साउंड का उपयोग किया है। दूसरी ओर हमें 3 लोग और दिखाई जाते हैं, जिसमें से यह डायन कह रही होती है कि वह प्राइवेट लोन पर 25% इंटरेस्ट दे रही है। आखिर किसने मारा उसके भाइयों को? और यह दोनों भाई उसे कहते हैं, आखिर तू स्कूल क्यों आई हमें शर्मिंदा करने? और वह डायन उन्हें कहती है, पहले यह बताओ कि तुम दोनों कहां किससे मार खाकर आए हो, वह भी बिना पैसे लिए। मेरी नजर में तो यह ज्यादा शर्मनाक है। और तुमने कहा कि वह एक 3rd ईयर स्टूडेंट है इसी स्कूल में। और तभी इन सभी की नजर हमारी इस नायाब पर्सनैलिटी पर जाती है। और भाई साहब, इसका लुक तो देखो यार, क्या कमाल का लग रहा है। बनाने वाले ने क्या सही चीज बनाई है, मानना पड़ेगा। और यह कहता है, लगता है मैं सही जगह पर आया हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि उन तीनों भाई बहन की नजर इस डीमन पर जाती है। उनमें से एक कहता है कि उसे देखो, बिल्कुल डीमन की तरह दिख रहा है। और ये डीमन उनसे पूछता है कि क्या ये पुर्गतरी हाई स्कूल है। वो तीनों उसे हाँ बोलने के बदले उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। डीमन कातिल स्माइल देते हुए कहता है कि क्या लगता है कि मैं कौन हूं? मैं एक डीमन हूं। बताया जाता है कि वो हेल डीमन आर्मी लेवल 6 स्कालपेल है। डीमन के मुंह से उसका नाम डीमन सुनकर उन तीनों की हंसी छूट जाती है। उन्हें ये एक मजाक लग रहा होता है। उन दोनों की बहन मुंह फाद द फाफ के हंस रही होती है। कहती है कि क्या तुमने खुद को डीमन डीमन कहा है? मैं भी डीमन हूं। ये छक्की खुद को इस एरिया की अथॉरिटी फॉर प्राइवेट लैंडिंग बताती है, जो कि लिटिल डीमन वुशिज्म है। वुशिज्म इसका नाम है दोस्तों, यानी कि ये इस एरिया का हफ्ता वसूली करती है। ये वसूली बहन है। उसका एक भाई बताता है कि वो पहले जुडो करती थी। डीमन उसके पास आके कहता है कि क्या तुम जोपोप हो? उसके यू करीब आने से ये अमरीश पुरी की सस्ती कॉपी थोड़ी डर जाती है। डीमन कहता है, ओह अच्छा, तुम इस इंसानी दुनिया पर लॉर्किंग डीमन हो। आप सभी को बता दूं मैं, ये एक ऐसा डीमन है जो सबसे छोटी कोटि का डीमन होता है, जो बेहद बदसूरत और छोटा दिखाई देता है। ये वसूली बहन कहती है कि मैं कोई लॉर्किंग डीमन नहीं लिटिल डीमन हूं। तभी डीमन फिर उसे लॉर्किंग डीमन कह देता है। तो वसूली बहन चिढ़ जाती है और वो अब कोई मेथड यूज ही करने वाली होती है, जिसे देख उसके पीछे खड़ा उसके दोनों भाई भी डर जाते हैं कि अब क्या करेगी ये, जिसमें एक डरते हुए कहता है कि क्या अब ये अपनी फॉर्म चेंज कर देगी, और एक कहती है कि अब ये काबू के बाहर चली जाएगी। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें असली डीमन क्या होता है ये बताऊंगी। तुम बहुत डर जाओगे, तुम्हारा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगेगा। डीमन उसे देख एक्साइटेड हो जाता है, सोचता है कि ये इसकी असली पावर दिखाएगी, और तभी वो खुद हो एडिटेड चेहरे में बदल कर कहती है, क्या तुम मुझे मारोगे? क्या तुम मुझे मारोगे? उसके इस फॉर्म का तेज इतना होता है कि उसके भाइयों की आंखें नहीं खुल पा रही होती हैं। फिर वो अपनी इस फॉर्म के बारे में बताती है कि एक ऐसा चेहरा जिससे कोई भी इरिटेट होकर मुक्का मार दे, और अगर गलती से इसे कोई मार दे तो फिर ये उसे गिल्ट हो, और उसको बदले में पैसे देने पीछे से उसका भाई ही उस पर बीचक जाता है उसको मारने के लिए, जिसे उसके साथ वाला जैसे तैसे संभाल रहा होता है। फिर ये वसूली बहन कहती है कि वो वुशिज्म एक लिटिल डीमन ऑफ लोन शार्क है, जिसने न जाने कितने लोगों से मार खाकर उनसे पैसे हेटे हैं, और कहती है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने मेरा ऐसा चेहरा देख के मुझे मारा ना हो। तभी दोस्तों इसका मुंह ऐसा हो गया है। पर हमारे डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो उसे बस सिग्मा मेल की तरह देखे जा रहा होता है, और पीछे उसका भाई उसके काम की मिसाल दे रहा होता है कि कितनी इंटेलिजेंट है मेरी बहन। तभी वो जाकर डीमन से चिपकने लगती है और हम लोगों को बता रही होती है कि दुनिया की सबसे बड़ी पनिशमेंट फाइनेंशियल प्रेशर है। एक ऐसा दर्द जो मौत तो नहीं देगा, पर मौत से भी बदतर जिंदगी कर देगा। और इसकी ये सब हरकतों से डीमन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, तो ये छिनार और भी ज्यादा गंदा मुंह बना लेती है। पर डीमन को लुंड भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसे देखे जा रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरे भागते हुए घर जा रहा होता है, और वो हसीना हिना उसके पीछे पीछे भागते हुए
उसे कह रही होती है कि जैक साथ में चलते हैं रुको, और जैसे तैसे ये उसे पगडीडीएच ही लेती है। ये कहता है कि मेरे पास मत आओ, दूर रहो। वो बेचारी उससे पूछती है कि जैक तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि कल मैं एक आम सा लड्डेदा का था जिसे पोर्क राइस बाउल पसंद था, पर एक गेम के अनजान व्यक्ति ने आकर सब कुछ वियर्ड कर दिया है। मेरी रोजाना की आरामदायक जिंदगी अब बर्बाद हो चुकी है। फिर वो उसे समझाने लगती है कि जैक मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ, और वो कहता है कि मुझे पता है तभी तो ये इतना वियर्ड है। एक एंजल, वो भी किसी ऑर्डिनरी स्कूल में क्या ये बात सेंस बनाती है? और ऊपर से ये हाइब्रिड, और साला ये अवेकनिंग क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर एंजल उसे प्यार से समझती है कि जैक मैं समझ सकती हूँ कि एकदम से बदलाव होना थोड़ा संभालने में मुश्किल हो सकता है, इसीलिए तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। जैक हम दोस्त है जैक, है ना? तभी वो वापस से भागने लगता है तो उसे हिना रोक लेती है और कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना? क्या मैं आज तुम्हें बर्थडे विश करने आऊं? एमसी पूछता है कि तुम्हें कैसे पता? वो बताती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ नाम की गार्डियन एंजल नहीं हूं। अगर मुझे ये सब छोटी चीजें ना पता हो तो क्या खाक गार्डियन एंजल, और अगर कोई एंजल तुम्हें ब्लेसिंग देगी तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो। एमसी थोड़ा सोच में पीरा जाता है कि कुछ भी पा सकता है। फिर वो बताती है कि कुछ कंडीशंस भी हैं। तभी एमसी उसे बताता है कि अगर उसके पेरेंट्स को पता चला कि वो एक एंजल लिए घूम रहा है तो उसे बेल्ट से मारेंगे, इसलिए इस बात को वो किसी को ना बताए। ये पहली मर्तबा है कि किसी ऐसे को वो घर में बुलाएगा जो इंसान नहीं होगी। और भाइयों, ये सुन के वो उछल पड़ी रहती है, खुश हो जाती है यारो वो। और फिर वो उसे पकड़ी रहती है और उसे उद्धा कर घर ले जाती है। ऊपर हवा में उसकी गेंद फट रही होती है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था किसी को पता मत चलने देना, तुम एंजल हो। एंजल कहती है ना मुन्ना, किसी को नहीं पता चलेगा। और फिर तेज रफ्तार में हवा चीरते हुए वो निकल जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अभी भी डीमन के सामने छिनाला कर रही होती। डीमन उससे चिढ़ने के बजाय उस पर हंस देता है। फिर वो अपनी आंखों में पावर इकट्ठा करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम क्यूट हो। फिर हमें उसके चिल्लाने की आवाज आती है कि ये ठंडा है, नहीं है, बहुत गर्म है। वो अपनी आंखों से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उसके दोनों भाई समझ ही नहीं पाते हैं क्या हुआ और उसकी बहन की ओर से बचाने दौड़ देते हैं, पर डीमन उन दोनों को मारता नहीं बल्कि उनके पहले के दर्द को एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ा देता है। तभी उसके ऊपर से हिना गुजरती है एमसी को लेते हुए, जिसे डीमन देख लेता है। फिर वो अपने पंख निकलना है और उड़ देते हुए उसका पीछा करने लगता है। कहता है कि नादान एंजल, तुम्हारी मंजिल अब खराब हो जाएगी। नीचे पेडिडिडे वो दोनों भाई दर्द से टिडिडिड ढप रहे होते हैं, जिसमें से एक जीवन का तथ्य बताता है कि कितना भी पैसा कमा लो, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं तो उन पैसों का कोई महत्व नहीं। सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एमसी की गेंद फटी पीडीडी ही होती है। वो उससे गुस्से में चिल्लाता है कि दिमाग की घुड़दी अगर कोई देख लेता तो क्या होता, और वो हंसते हुए कहती है कि वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, उससे रहा नहीं गया। फिर एमसी दरवाजा खोलते हुए भी उसे कह रहा होता है कि अपनी पावर्स का यूज घर में न करे। घर के अंदर एमसी का बाप उससे पूछता है कि तू कांप क्यों रहा है? वो कहता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर वो अपने पिताजी को उसकी नई दोस्त से मिलवाता है। वो आगे बढ़ती हुई अपना नाम बताती है, नमस्ते करती है। दोनों की नजरें आपस में मिलती हैं। उसका बाप लद्दकी से कुछ पूछने लगता है। वो उसे फुल इग्नोर करते हुए आगे बढ़कर जाती है। फिर उसका बाप उसे कहता है कि क्या चल रहा है, तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? और ये पहली बार है जब तुम किसी दोस्त को घर लाए हो, आखिर माजरा क्या है? एमसी मुस्कुरा देता है। फिर हमें उसका केक दिखाया जाता है जो कि वाकई में मस्त होता है। वो केक देख ही रहे होते हैं कि तभी कोई डोरबेल बजाता है और बाहर और कोई नहीं, हमारा अपना डीमन होता है, जो कि गिफ्ट के साथ अंदर आते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी स्कूल में ही ट्रांसफर होने वाला हूं और मुझे किसी ने बताता कि तुम्हारा बर्थडे है, तो मैं यहां तुम्हें बधाई देने आ गया। हेना और एमसी का बाप उसे देख दंग रह जाते हैं। डीमन एमसी का नाम याद करने की एक्टिंग करने लगता है और एमसी सोचता है कि इसको मेरा नाम पता नहीं और मुझे बधाई देने आया है, ऊपर से कहता है कि मेरे ही स्कूल में ट्रांसफर होने वाला है। एमसी इतना सोच ही रहा होता है और डीमन आकर उसके गले में हाथ डालते हुए कहता है कि ये सब छोड़ दो, कल से हम एक ही क्लास के दोस्त होंगे, तो क्यों ना आज ही अच्छे से मिल लिया जाए। डीमन देख के एमसी के पापा की लूप हो जाती है। वो किचन में जाने लगते हैं अवन देखने और एमसी अपने कपड़े बदले चला जाता है। एमसी के रूम में जाते ही हिना डीमन पर जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। हिना अभी भी नहीं रुकती, वो उसके पास जाती है और उसे आग में जलाने लगती है।
और चिल्लाते हुए कहती है कि वो भी सिर्फ 19 वर्ष का ही है। क्या यह कठोर नहीं होगा कि डीमन पहले कदम उठा ले? तभी डीमन आग से निकलता है जिससे उसे खरोच तक नहीं आई होती है और कुछ कहने लगता ही है और पीछे से एमसी आ जाता है जो देखता है कि वो लड़ दहते हुए घर के बाहर निकल गए हैं और पीछे खड़िदा उसका बाप केक काटने की तैयारी में लगा होता है। एमसी जल्दी से भागते हुए उनके पास आता है और चिल्लाते हैं, कहता है कि अरे बाबू क्या कर रहे हो तुम, मैं मारूंगा तुमको। मैं ज्यादा कुछ तो कह नहीं सकता और हम सभी को पता है तुम डीमन हो। अगर यहां एंजल हो सकती है तो स्वाभाविक है डीमन भी हो सकता है। पीछे उसके बाप के पसीने छूट रहे होते हैं और कहता है कि अगर तुम मुझे यहां बधाई देने आए हो तो प्लीज सिर्फ बधाई दो, कोई तमाशा मत करो। यहां पर फिर वो दोनों नीचे आ जाते हैं और हिना उस टूटे हिस्से को ठीक कर देती है। हिना डीमन को कहती है कि उसका दिल काफी अच्छा है, कोई अनाधी हरकत मत करना। डीमन कहता है कि मैं नए जमाने का नया डीमन हूं और ये देखो तोहफे में मैं कितनी कमाल की चीज लेकर आया हूं। फिर वह एमसी को कहता है कि मेरे दोस्त क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि कैसे तुम्हारी फितरत बदली? और अपने तोहफे के बॉक्स में से एक चमकती बोल निकलता है। बतात है कि इस क्रिस्टल बोल से तुम अपना भविष्य देख सकते हो। एमसी और हिना उसे देख हैरान हो जाते हैं कि ये क्या उठा लाया ये राक्षस, और पीछे से उसका बाप धीरे से सटक लेता है और डीमन कहता है कि आओ चलो देखते हैं। यह कहानी वहीं से शुरू होती है जहां डीमन हमारे जैक का भविष्य देखने की कोशिश करता है। उसमें उसे जैक के भविष्य की झलक दिखाई देने लगती है जो काफी तेजी में दिख रही होती है। तो जैक उसे थोड़ा धीमा करने के लिए कहता है। वो इसे 0.5x स्पीड पर करने की कोशिश करता है। उन्हें उसका भविष्य काफी धुंधला दिखाई दे रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर धीरे धीरे सब साफ होने लगता है। डेमोन उसे देखकर कहता है, देखो उसकी बुरी छवि काली बुराई के साथ खड़ी है। जिसे सुन हिना उस बेचारे को थप्पड़ मार देती है जिससे वह पीछे 2-3 जगह जा टकराता है। डेमोन गुस्से में खड़े होते हुए कहता है, तुम दुष्ट एंजल, तुम किसी ऐसे को अपना बनाने की कोशिश कर रही हो जो अभी पूरी तरह अवेक नहीं हुआ है। और एंजल कहती है, जैक हमेशा हमारी तरफ रहेगा, हम तुम जैसे राक्षसों को इतनी कीमती शक्ति अपनी तरफ नहीं ले जाने देंगे। तो डेमोन फिर से उसे काटते हुए कहता है, अब अगर तूने हमला किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। इनकी इन छोटी छोटी लड़ाइयों से जैक परेशान हो जाता है। वह चिल्लाते हुए उन्हें रुकने के लिए कहता है, पूरे घर की तुम लोगों ने माँ बहन एक कर रखी है, अगर पापा ने यह सब देख लिया तो वे क्या सोचेंगे? और इधर उसके बाप के पसीने बह रहे होते हैं डर के मारे। तभी दरवाजे से कुछ आवाज आती है जिससे जैक समझ जाता है कि उसकी मम्मी आ गई हैं। तो वह सब चीजों को ठीक करने के लिए कहता है। उसकी मम्मी अंदर आती हैं और जैक जोर से कहता है, मम्मी आप लेट हो गई। और जैसे ही उसकी मम्मी की नजर स्कैल पर यानी डीमन पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं और दोनों एक दूसरे को न जानने का नाटक करने की कोशिश करते हैं। फिर जैक उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर उसका बाप केक लेकर आता है और कहता है, चलो अब मम्मी भी आ गई हैं तो क्यों ना पार्टी शुरू की जाए, तुम्हारे दोस्तों को भी भूख लगी होगी। फिर सभी केक काटने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। वहां केक की कैंडल जलाने के लिए लाइटर नहीं होता। तो जैक का बाप पूछता है, किसी के पास लाइटर है क्या? पर तभी यह बहन का टका खड़ा होता है और नरक की आग से शमा जला देता है, जिसे देखकर जैक की गनड़ ही फट जाती है। हिना भी पीछे नहीं हटती, वह भी अपनी शक्तियों से कुछ एंजल्स को गाना बजाने के लिए बुला लेती है। जैक बात को संभालते हुए अपनी मम्मी से कहता है, शायद हिना ने ब्लूटूथ स्पीकर चालू कर दिया है। फिर उसके पापा उसकी मम्मी से धीरे से कहते हैं, जैक आज 19 का हो गया है और आज डेमोन और एंजल दोनों साथ आए हैं उसे बधाई देने। मम्मी उसे कहती है, मुझे सब पता है। उसका बाप फिर से कहता है, अगर जैक को हमारी पहचान पता चल गई तो तभी जैक उन्हें आवाज देता है जिससे उनके पसीने छूट जाते हैं। वह उन्हें धन्यवाद कहता है और बताता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसे पैदा हुए आज 19 साल हो चुके हैं। उसका यह धन्यवाद सुनकर दोनों ही माँ बाप थोड़े थोड़े शर्मा जाते हैं और अब जैक बताने जा रहा होता है कि वह भविष्य में क्या करना चाहता है। हिना उत्साहित हो जाती है जानने के लिए। यह सब सुनकर डीमन हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है कि आवाज जो तुम्हारे मुंह से आ रही है बिल्कुल डीमन से मैच कर रही है। जैसा सोचा था उसमें एक एंजल वाले गुण हैं और ये बाकी बच्चों से भी काफी अलग है। तुम्हारे अंदर इतना दम है कि तुम एंजल्स के साथ साथ डिमंस को भी दबाकर रख सकते हो जैक। पर तब जब तुम एपेक्स हाइब्रिड बनोगे, फिर जैक कैंडल्स बुझाने लगता है।
पर हिना उसे रोकते हुए किसी पुराने लेजेंड के बारे में बताने लगती है, जो कि एपेक्स हाइब्रिड बनने वाला था पर बन नहीं पाया था, जिसने अवेकनिंग के वक्त अद्भुत शक्तियां जागृत की थीं और अवेकनिंग के बाद चलते समय उसके जूते गीले हो गए थे। तो उसके गुस्से की एक दहाड़ से उसने एमआईयू कॉन्टिनेंट को पृथ्वी से नक्शे से गायब कर दिया। तभी जैक कैंडल्स को बुझा देता है, जिसकी आवाज से बाकी सब डर जाते हैं। फिर जैक कातिलाना अंदाज में चाकू उठाता है केक काटने के लिए, पर तभी डीमन इस बार बीच में बोल पड़ता है, क्या तुम्हें पता है ग्रेट अब्रैक्सस मार्स से था और वह भी एपेक्स हाइब्रिड बनने में असफल रहा था। जब एक बार उसका जन्मदिन था तो गुस्से में उसने चाकू से पूरे मार्स पर अटैक कर दिया, क्योंकि उनके जीवन से 1 साल कम हो गया था और मार्स पर बहुत बड़ा खरोंच पड़ गया और देखते ही देखते मार्स पर जीवन विलुप्त हो गया और पूरा मार्स अब एक खंडहर बन गया है। और तभी जैक केक का एक टुकड़ा काटकर उसके पापा को देने लगता है। फिर ये सब साइड आकर बात करने लगते हैं कि अभी तक अवेकनिंग का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिया, पता नहीं कब अवेकनिंग होगी इसकी। इसने तो स्कूल में ही शायद अवेकनिंग कर ली थी। और जैक पीछे बैठा मस्त केक खा रहा था और खुश हो रहा था कि वह 19 का हो गया है। फिर डीमन मशवरा देता है कि क्यों ना इससे पूछा जाए कि वह उसकी जिंदगी में क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है, जैसे पृथ्वी पर राज करना या इकोसिस्टम को बर्बाद करना। हिना कहती है कि वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। वह अगर कुछ करेगा तो वह दुनिया की भलाई या बुराई का खात्मा ही करेगा। फिर उसके पापा उससे पूछ ही लेते हैं कि आखिर उसने क्या सोचा है। तो वह थोड़ा सोचता है और कहता है, क्या यह बताना जरूरी है? उसकी मम्मी भी उस पर दबाव डालती है, बताओ बताओ क्या सोचा है, क्या करोगे तुम आगे? फिर वह थोड़ा सोचता है और बड़ी स्टाइल में लेते हुए पूरी ताकत से कहता है, अब तक मैंने जितना भी सहा। डेमोन अपनी मैजिकल आई से देखता है कि उसकी पावर 15% से बढ़ गई है और आगे कहता है, मैं अपनी सारी पावर्स को अनलॉक करूंगा, एक ऐसे रास्ते पर जाऊंगा जहां मैं पहले कभी नहीं चला। उसके माँ बाप उसकी ऐसी बातें सुनकर डर रहे होते हैं और डेमोन अलग ही एक्साइटेड हो रहा था। उसकी पावर भी 20% से बढ़ गई थी। वह आगे कहता है, जो जैक अभी तक जी रहा था अब से वह मर चुका है और आज के बाद मैं दिन में 12-12 घंटे पढ़ाई करूंगा और सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा और नेवर में जॉब लेने की कोशिश करूंगा। इसका यह स्टेटमेंट सुन सबके चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। फिर वहां पर छोटा सा भूकंप आता है। हिना जैक की ये बातें सुनकर खुशी से ताली बजा रही होती है और उसका बाप सीटियां पर सीटियां बजा रहा होता है। फिर डीमन जैक का मुंह पकड़ता है और केक में भर देता है, जिससे हिना उस पर भड़क जाती है कि उसे चोट लग सकती थी। और यह डीमन जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मेरे दोस्त का बर्थडे है आज, तो क्या इसे कॉन्ग्रेचुलेट भी ना करूं? उसका बाप दूर से खड़ा सोच रहा होता है कि पहली बार उसने इतनी मेहनत से केक बनाया और इसे इसने खराब कर दिया। केक जैक के चेहरे और कपड़ों पर लग गया होता है, तो वह बाथरूम में इसे साफ करने चला जाता है। फिर डीमन पीछे एक कुर्सी पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि इसने अभी तक सिर्फ 20% पावर्स को अनलॉक किया है। अभी यह इतना भी ताकतवर नहीं हुआ है कि मेरे एक हमले को झेल सके। आखिर क्या ऐसी चीज है जो इसे जल्दी से जल्दी फुल अवेकनिंग करवा सके? तभी उसे कुछ याद आता है। वह कहता है, जैक ने अभी तक उसके काले पंख नहीं निकाले हैं। और तभी हिना उसे रोककर बोलती है, ये क्या बात कर रहे हो? वह सफेद पंख निकालेगा, काले नहीं। यह सुनकर वो इस पे शर्त लगाने के लिए कहते हैं कि उसके पंख सफेद होंगे या काले। दोनों की इस बात पर बहस होने लगती है कि जैक एंजल्स की तरफ रहेगा या डिमन्स की तरफ। डीमन कहता है, मैंने उसमें से ईविल वेव्स फील की थी और ये चीज इस पर निर्भर करती है कि वह किस तरह के पंख निकालना चाहता है, ईविल या गुड। पर हिना ये सब नहीं सुनती और जिद करने लगती है कि जैक सिर्फ अच्छाई की तरफ जाएगा। दोनों ही खुद को साबित करने की कोशिश करने लगते हैं और जैक की मां अब उन्हें ऐसे करते हुए दूर से देख रही होती है। दोनों ही बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं कि जैक अच्छा बनेगा या बुरा। फिर उसकी मम्मी कहती हैं, तुमने कहा था कि इस बच्चे की देखभाल हमें सिर्फ 19 साल तक ही करनी है। और उसके पापा कहते हैं, मैंने सोचा था कि वे आज वापस आ सकते हैं। पर दोनों कहते हैं, तुम्हें अभी और इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यह सुनकर उनके हाव भाव बिगड़ जाते हैं। अंदर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां जैक खुद से कह रहा होता है कि जब वह आज घर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पीठ पर कुछ बन रहा है। और यहीं हमारी यह एपिसोड खत्म होती है। आगे हमें पता चलेगा कि उसकी पीठ पर आखिर क्या बन रहा है
और क्या ये उसके सच में भी माँ बाप हैं? और डीमन और एंजल साथ में कैसे काम कर रहे थे? जल्द ही आएगा नेक्स्ट एपिसोड। लव यू गाइस।